अभी ना तो RH प्रेजेंट है और ना ही कोई AB एंटीजन प्रेजेंट है, तो O नेगेटिव जो होता है बेटा वो यूनिवर्सल डोनर होता है। अदरवाइज अगर पॉजिटिव मैंने यहाँ पे लगा दिया ब्लड के अंदर, आप याद कीजिए बच्चा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था, एक तो सॉलिड पार्ट होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। तो इस प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे आयरन, प्रोटीन, साथ ही साथ हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने का जो मेन सिग्नल है ना वो SA नोड से आता है। अब पहले एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट होना और वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, है ना, यही तो काम है अपने हार्ट का। तो ये हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रचंड सीरीज बच्चों। आई होप आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी, बहुत सारी टेस्ट आप लोग दे रहे हैं, ठीक है, और PYQs की ऑब्वियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम इस चैनल पे तो हम सभी चैप्टर्स के PYQs लेके आए हैं बेटा। तो आज सुप्रिया मैम लेके आई हैं आपके लिए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर के PYQs, ठीक है जी। तो आज हम करेंगे PYQ, और जैसे कि मैम हमेशा बोलती है बेटा, मैम के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, पहले क्वेश्चन देखना है, खुद से सॉल्व करना है, देन फिर उसको आंसर को देखना है कि क्या एक्सप्लेनेशन उसका है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देवियों और सज्जनों, मैम स्वागत करती है पहले क्वेश्चन का आपकी स्क्रीन पर, और ये रहा मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। तो आपको सभी स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं और उसका एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट आंसर निकालना है, ठीक है जी। तो देखिए बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। तो हमारे को करेक्ट को सबसे पहले ब्रैकेट में रखना है। क्वेश्चन बोल रहा है बेसोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ टोटल WBC। क्या बेसोफिल सेल्स, अब आखिर बेसोफिल सेल्स है क्या बच्चों? बेसोफिल सेल्स है आपकी WBC, है ना। और WBC को बच्चा हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट सेल्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट सेल्स, है ना, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तो बेसोफिल मोस्ट अबंडेंट नहीं है, याद करो एक ट्रिक होती है, एक ट्रिक होती है इसके अबंडेंस याद करने के लिए। नेवर लेट मंकी ईट बनाना, है ना। नेवर से NLMEB, नेवर से क्या हो गया बच्चा? न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। फिर क्या हो गया बच्चा? लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट सेल्स। फिर क्या हो गया बच्चा? मोनोसाइट सेल्स, मोनोसाइट्स। फिर क्या हो गया बच्चा? इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। फिर क्या हो गया बच्चा? बेसोफिल्स, है ना, बेसोफिल सेल्स। तो आप मेरे को बताइए क्या ये मोस्ट अबंडेंट है? सबसे ज्यादा होती है बेटा ये, है ना, 60 to 70% होती है ये, 20 to 25% होती है ये। तो सबसे अबंडेंट, और बेसोफिल्स की बात करूं तो लेस देन 1% होती है, लेस देन 1%। तो ये मोस्ट अबंडेंट तो नहीं हुई, तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया बच्चा आपका गलत, है ना जी। चलिए दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि बेसोफिल और मोस्ट अबंडेंट सेल्स नहीं होती। कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स सेल्स होती है, ठीक है जी। बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। बिल्कुल सही बात है बेटा, एलर्जिक रिएक्शन में, इन्फ्लेमेशन में ये सिक्रीशन करती है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपारिन का, ठीक है जी। बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज, स्पेशली कब? एलर्जिक रिएक्शन में, है ना, एलर्जिक रिएक्शंस में। चलिए जी, तो ये बात भी सही होगी। बेसोफिल है किडनी शेप सेल्स, नहीं, किडनी शेप्स नहीं होती। बेसोफिल्स आर ए ग्रैनुलोसाइट, नहीं बेटा, ग्रैनुलोसाइट्स होती है, यानी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रैनुलोसाइट प्रेजेंट, ग्रैनुलोसाइट है यानी ग्रैन्यूल प्रेजेंट है, यही ग्रैन्यूल्स तो सिक्रीशंस करवा रहे हैं, ठीक है जी। तो हमसे क्या पूछा था बच्चा? करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट कौन सा हो गया आपका? B and C। चलिए जी, बधाई हो, ABCEDE नहीं, B and C। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो मार्क योरसेल्फ विद +4। और जैसे कि बहुत सारे ईमानदार बच्चे मेरे को अपना स्कोर भी लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं चेक भी करती हूँ बेटा, ठीक है, एंड आई एम हैप्पी कि काफी बच्चा अच्छा स्कोर करता है, तो आप अपना स्कोर जरूर मेंशन करें, ठीक है जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देवी और सज्जनों, अगेन आपकी स्क्रीन पर वही क्वेश्चन आ गया है। चलिए जी, ठीक है, एक बार सभी बच्चे खुद से सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। चलिए, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, अभी अभी हमने पढ़ा है, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। बहुत आराम से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं।
ये 60 to 70% होता है बच्चा, ये 20 to 25% होता है लगभग, ठीक है। ये आपका 6 to 8, ये 3 to 2 और ये लेस देन 1% होता है। तो अब तो आप बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हो और अब वैसे भी इजीली निकाल सकते हो, है ना। अब आपको पता ही है ट्रिक। तो न्यूट्रोफिल्स क्या हो गए बच्चा, न्यूट्रोफिल सबसे अबंडेंट, ठीक है जी। नेवर लेट, ठीक है। फिर आगे ये मंकी, फिर आगे ये ईट बनाना, निकल गया आंसर। ए के सामने हो गया, ए के सामने 2, ए के सामने आ गया जी 2, 2 के सामने आ गया जी 3, आई मीन बी के सामने आ गया जी 3, सी के सामने आ गया 4 और जी लो डी के सामने आ गया 1, ठीक है जी। क्या आ गया 2 3 4 1, 2 3 4 1। बधाई हो, बधाई हो बच्चा पार्टी, आपको मिलते हैं +4। ऐसे ही प्यारे प्यारे तरीके से क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। अच्छा, एक बार क्या हम इनकी शक्ल देख लें। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ बेटा, आपको पता भी होगा ब्लड के अंदर 2 चीजें होती है ना। ब्लड के अंदर 2 चीजें होती हैं, क्या क्या होता है ब्लड के अंदर। एक तो होता है बच्चा सॉलिड पार्ट, है ना। ब्लड के अंदर एक होता है सॉलिड पार्ट और एक होता है लिक्विड पार्ट। उस लिक्विड पार्ट की बात करूं मैं तो उस लिक्विड पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चा, हम प्लाज्मा बोलते हैं। अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं ना। और जो सॉलिड पार्ट होता है, बच्चा सॉलिड पार्ट, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, है ना। सूप पिया होगा, सूप पसंद है क्या बच्चा लोगों, मैम को तो सूप बहुत पसंद है, टोमेटो सूप विद क्रंचेस, है ना। तो जो अगर सूप पीते हैं या फिर वेजिटेबल सूप ले लो, है ना, तो वेजिटेबल सूप अगर आप लेते हो तो उसमें लिक्विड पार्ट होता है और कुछ वेजिटेबल्स के छोटे 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 पीसेस होता है। तो ब्लड भी कुछ वैसा ही है, जो लिक्विड पार्ट है ना, जिसके अंदर आप देखोगे ना जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनके न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। तो ऐसी वो जो लिक्विड पार्ट है वो है प्लाज्मा, उसके अंदर बहुत सारे आयंस, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ बच्चा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसके अंदर बहुत, यहाँ पे मेनली तो वाटर है ना जी, वाटर है, आयंस है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है ना, ठीक है, प्रोटीन्स हैं। और कौन कौन से मेन, प्लाज्मा प्रोटीन, है ना, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एल्ब्यूमिन ऑस्मो रेगुलेशन कराने में काम आता है, दूसरा कौन सा है, ग्लोब्यूलिन। कौन सा है बच्चा, ग्लोब्यूलिन, किसमें, डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है जी। और तीसरा कौन सा है, फिब्रिनोजेन, किसमें काम आता है बच्चा, क्लॉटिंग में काम आता है ना। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। फिर आता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स, है ना। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहले आरबीसी, जिसको हम क्या बोलता है, इराइथ्रोसाइट्स, है ना। दूसरी कौन सी हो गई आपके, डब्ल्यूबीसीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। और तीसरी कौन सी होगी आपकी, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, थ्रोम्बोसाइट्स, हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है जी बच्चा, ठीक है। तो ये वो सॉलिड पार्ट है उस सूप के, है ना, जो आप वेजिटेबल्स खाते हो ना, ये वो सॉलिड पार्ट होता है ब्लड के, है ना। तो चलिए, ये हो गया सॉलिड पार्ट, वो हो गया लिक्विड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, इसको हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं आपको ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसीज के स्ट्रक्चर दिखाऊं, देखो आरबीसी तो आपकी इराइथ्रोसाइट्स जो है बच्चा वो ऐसी दिखती हैं, ठीक है, जिनको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं। आप यहाँ पे चार्ट में देख भी सकते हो, इनका नंबर सबसे ज्यादा होता है और क्या काम कराते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। फिर आती हैं आपकी प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग में बहुत काम होता है, ठीक है, ये इसका अमाउंट होता है और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। फिर आती हैं जी आपकी ल्यूकोसाइट सेल्स, है ना, सॉरी ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, इनका नंबर और किस में काम आती है, डिफेंस मैकेनिज्म में, है ना जी। अब देखो यहाँ पे मैंने प्लाज्मा दिखा दिया, प्लाज्मा में क्या आ गया आपके आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये देखिए प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ठीक है, फिब्रिनोजेन, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है, ठीक है जी, जो हम एनसीईआरटी वाली हैं वो भी कवर करके चल रहे हैं, ठीक है जी। तो अब आप बच्चा लोगों आ जाते हैं बैक टू द क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है जी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ेंगे और करेंगे। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बच्चा, स्टेटमेंट बोल रहा है द कोगुलम इज फॉर्म्ड
ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन। क्या हम उसको थ्रोम्बिन बोलते हैं? आप बताइए। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ इराइथ्रोसाइट। ग्रेवयार्ड ऑफ इराइथ्रोसाइट, देखो ये स्टेटमेंट तो सही है, इराइथ्रोसाइट बोले तो आरबीसी, ठीक है। स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन होता है जिससे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। जैसे ह्यूमंस की जब डेथ हो जाती है तो उन्हें शमशान घाट में, है ना, उनको रखते हैं, डेड बॉडीज को जो है बना के रखते हैं या फिर बर्न करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्प्लीन जो है वो दफनाते हैं, है ना। तो स्प्लीन जो है आरबीसी का ग्रेवयार्ड है। यहाँ पे आरबीसी मरने के बाद दफन की जाती है ना, तो इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है इसे, ठीक है जी। तो ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। रिजर्वॉयर ऑफ ब्लड भी बोलते हैं इसको, बट अब वो एनसीईआरटी में नहीं आता, ठीक है। स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ इराइथ्रोसाइट, बिल्कुल सही बात है। द कोआगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन। क्या हम उसको थ्रोम्बिन बोलते हैं बेटा? तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि उसको हम बोलते हैं फिब्रिन। एक बार उसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, है ना। चलिए देखो, क्या आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चा? क्या आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है? देखो क्या होता है ना, जब भी कभी ब्लड वेसल के अंदर कोई भी इंजरी होती है, ब्लड वेसल सपोज ब्रेक होती है, तो होता है क्या है, उस जो इंजर्ड पार्ट है ना, वहां से कुछ फैक्टर्स निकलते हैं, है ना। थ्रोम्बोप्लास्टिन, बहुत सारे फैक्टर्स निकलते हैं। अभी तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना। अब ये क्या करेगा, एक प्रेजेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन, है ना। ये क्लॉटिंग फैक्टर है जो इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होता है, इसको ये एक्टिव करवा देता है और किस में कन्वर्ट करवा देता है? थ्रोम्बिन में, ठीक है। ये इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करा देता है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है? अभी हमने पढ़ा था फिब्रिनोजन, मैंने आपको बताया था एक प्लाज्मा प्रोटीन, अभी प्लाज्मा प्रोटीन लिखवाया मैंने, फिब्रिनोजन। ये इस फिब्रिनोजन को, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है, इस फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कराता है ये फिब्रिन में, ठीक है। किस में कन्वर्ट करता है? ये फिब्रिन में। आप यहाँ धागे देख रहे हो, यहाँ धागे देख रहे हो, ये जो धागे जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना आप, यही क्या बच्चा? फिब्रिन है। ये क्या करेगा? एक जाले जैसा स्ट्रक्चर बना देगा। इन जाले जैसे स्ट्रक्चर में ना ये सभी चीजें आके ट्रैप हो जाएंगी, ठीक है। और यही यहाँ पे फिर कवरिंग होगी और ये इस तरीके से क्या बनाएगा? क्लॉट बना देगा, कवर कर देगा, ठीक है। ब्लड फ्लो आगे रोक देगा, ठीक है जी। तो यही क्या होता है बेटा? ब्लड कोएगुलेशन, ठीक है। अब आप देखिए बच्चों, अब आप देखिए, यहाँ पे पूछा है द कोएगुलम ऑफ नेटवर्क, वो जो नेटवर्क अभी हमने देखा था थ्रेड का, क्या वो थ्रोम्बिन थे? नहीं, वो थे फिब्रिन। तो ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट और सेकंड स्टेटमेंट हो गया बच्चा करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है जी। बधाई हो, आपको मिलते हैं +4 यदि आपका ये स्टेटमेंट, यदि आपका ये क्वेश्चन सही है तो, ठीक है जी। चलिए जी बच्चा पार्टी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा टिन 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 आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, ठीक है। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन टू फिब्रिन? अच्छा अब देखो क्या बोला है इन्होंने, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करवाएगा, ठीक है। कौन था बेटा? याद करो, मैंने आपको बताया था प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया था, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया था, और थ्रोम्बिन ही क्या करवा रहा था? फिब्रिनोजन को, फिब्रिनोजन जो कैसा था? इनएक्टिव, उसको क्या करवा देता था? एक्टिव। धागे जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाते थे और वो धागे जैसे स्ट्रक्चर ही तो मेश लाइक स्ट्रक्चर बना रहे थे, ठीक है। तो यही क्या करवा रहा था? इसको कन्वर्ट करा रहा था। तो लो जी, रेनिन, एपिनेफ्रिन, थ्रोम्बोकाइनेज या फिर थ्रोम्बिन, ठीक है। हमारे बहुत शानदार बच्चों ने ना इसको देखते एकदम से आंसर लगा दिया होगा, है ना। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहो बेटा, ऐसे ही आंसर करते रहो। और अगला प्रश्न, बहुत खूबसूरत प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बच्चा पार्टी, ये है ब्लड, आपका ब्लड ग्रुप से, ठीक है। चलिए जी, पर्सन विद AB blood group are called as universal recipient. This is due to very nice question, very nice question. तो आपको पता होगा बच्चा पार्टी, है ना, this is हमारी RBC, this is हमारी RBC, है ना। इसको छोटी बना लेते हैं, येलो जी, डिस्कॉइडल शेप, है ना, RBC की डिस्कॉइडल शेप, ठीक है। तो होता है क्या है बच्चा, इन आरबीसी के सरफेस के ऊपर, आरबीसी क्या है? इराइथ्रोसाइट, सॉलिड वाला पार्ट, है ना। तो इन आरबीसी के सरफेस के ऊपर कुछ
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यदि ये ए एंटीजन है ना, यदि ये ग्लाइकोप्रोटीन ए है तो ये कैसा ब्लड ग्रुप बन जाएगा, ये ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा। यदि इस आरबीसी के सरफेस के ऊपर कुछ ऐसा एंटीजन है तो ये बन गया, जिस एंटीजन को क्या मैं बोलूंगी, बी एंटीजन, तो ये ब्लड ग्रुप बन गया बी ब्लड ग्रुप, है ना, बी ब्लड ग्रुप। अगर मैं बोलती हूं इसके ऊपर ये बी एंटीजन और साथ ही साथ ये ए एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना, आरबीसी के सरफेस के ऊपर बोल रही हूं, तो ये कैसा हो गया बच्चा, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। अब यहां पे अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, जीरो एंटीजन, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्या बोलूंगी बच्चा, ओ ब्लड ग्रुप। तो मैंने क्या बोला, ओ का मतलब क्या है, यहाँ पे ओ कुछ नहीं है, इट इज जीरो, है ना। अब अल्फाबेटिकली बात कर रहे हैं ना, इसलिए ओ बोल दिया, तो जीरो एंटीजन, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसको ओ ब्लड ग्रुप बोल दिया। ठीक है, तो एंटीजन के बेसिस पे हमने ब्लड ग्रुप बता दिया। अब इसमें ए एंटीजन है तो एंटी बी प्रेजेंट होनी चाहिए, बी है तो एंटी ए प्रेजेंट होनी चाहिए, ए बी है तो कोई भी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, और जीरो है तो दोनों एंटी ए और एंटी बी प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, और ये एंटीबॉडीज हैं, ये एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चा, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब एक चीज समझ लेंगे, बेटा, ये वाला और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल, इसको हम बोलते हैं बच्चा यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, रेसिपिएंट, और इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर, है ना, देने वाला डोनर, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, है ना, तो ये क्या है, देने वाला, जो डोनेट करता है वो डोनर है, जो रिसीव करता है वो रेसिपिएंट है। तो ये कैसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी ये सबसे ले देता है कि लाओ भाई, जिसको जो देना दे दो। क्यों, अब समझेंगे क्यों, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन है। अब हम एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर दो ही टाइप के एंटीजन पढ़ रहे हैं, ए और बी, और इसके पास दोनों है, तो ये दोनों रिसीव कर सकता है। एक और रीजन, पहली बात तो दोनों एंटीजन, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी नहीं है मैम, क्यों, अगर एंटीबॉडी होती बेटा, एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट होती है, दूसरे के अगेंस्ट होते है ना। हम अपने घर में गार्ड क्यों बिठाते हैं, कि कोई बाहर से चोर ना आ जाए, है ना। तो चोर क्या है, फॉरेन है ना, बाहर का है, उसके अगेंस्ट ही तो हमने प्रोटेक्शन रखी है। तो अब यहाँ पे देखो, बाहर के कौन है बेटा, बाहर के जैसे ए बी वाले के लिए ए बाहर का है, ए वाले के लिए बी बाहर का है, तो इसके पास तो दोनों ही है ना, तो दोनों ही अपने हो गए। अगर इसने एंटीबॉडीज रख ली तो बेटा ये आपस में मार कटाई हो जाएगी, है ना। तो आपस में एग्लूटिनेशन ना हो जाए, एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन जो होता है ना, वही क्या होता है, एग्लूटिनेशन, मार कटाई हो जाती है इनमें। ठीक है, तो इसके पास कोई भी, इसके पास बच्चा कोई भी एंटीबॉडी नहीं है ना, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है बच्चा, तो ये कैसा है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इसको मारने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। और ये यूनिवर्सल डोनर क्यों है बेटा, क्योंकि जब डोनेट करते हैं ना तो एंटीजन, ये देखो मैचिंग होती है, तो इसके पास कोई है ही नहीं। अब कोई है ही नहीं तो पहचानोगे किसको, मिस्टर इंडिया, जब कोई है ही नहीं तो किसको पहचानोगे। ठीक है, तो ये इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, लेकिन दोनों एंटीबॉडीज होती है। ठीक है, तो ये कैसा होता है बच्चा, यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। तो चलिए बच्चा, अब आप इसका आंसर बताइए कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्यों, क्योंकि उसके पास एब्सेंस ऑफ एंटीजन है, नहीं बेटा, दोनों, पहली बात तो प्लाज्मा में बोल रहा है, आरबीसी के सरफेस पे होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, एंटी ए और एंटी बी है ही नहीं इसके पास कोई भी, और ये भी गलत है, ऑन द आरबीसी नहीं होता, प्लाज्मा होता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी, एंटी ए और एंटी बी इन प्लाज्मा, या फिर एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, दोनों प्रेजेंट है। एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी इन प्लाज्मा, अगर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो ए ब्लड ग्रुप से भी ले लेगा, बी ब्लड ग्रुप से भी ले लेगा, ए बी से भी ले लेगा, और ओ से भी लेगा। अब देखो ओ से क्यों लेगा, यदि ओ है ना, यदि ओ ब्लड ग्रुप है और ये कैसा है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और ये इसकी फौज है, तो ये जो फौज है ना बेटा, ये कब मारेगी, जब सामने से कोई दुश्मन दिखाई देगा। यहां कोई दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा,
क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है। यदि यहाँ पे दिखाई देता दुश्मन तो यहाँ पे इसको मारा जा सकता था। यदि इसके ऊपर दूसरा मतलब एनिमी दिखता तो इसको मारा जा सकता था, बट इसके ऊपर तो कोई एंटीजन ही नहीं है, मारोगे किसको? ठीक है, तो इसलिए ये जो है बेटा इससे भी ब्लड ले सकता है। तो ओ इसलिए सबको दे सकता है क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा किसी को, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ना ए को दिख रहा, ना बी को दिख रहा, ना ए बी को दिख रहा, तो कैसे मारोगे जब दिखाई नहीं दे रहा? तो ठीक है, इसलिए ओ जो है सबको डोनेट कर सकता है। ठीक है जी, चलिए, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कॉज इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस? इनमें से कौन सी कंडीशन है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस कॉज करती है? सॉरी बच्चों, थोड़ी सी तबीयत खराब है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉज इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस? अच्छा बेटा, ये कंडीशन बड़ी अलग है। ये किस वजह से होती है? ये होती है RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से। RH इनकम्पैटिबिलिटी, RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होती है। ठीक है, अब RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? जैसे अभी हमने ब्लड ग्रुप पढ़ा था ना, ऐसे ही ABO ब्लड ग्रुप पढ़ा था, ऐसी RH फैक्टर भी होता है। ठीक है, यदि RBC के सरफेस के ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो ब्लड कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे भी RH फैक्टर प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे भी बना दूं तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ऐसी अगर यहाँ नहीं है तो ये O नेगेटिव है, अगर यहाँ प्रेजेंट है तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अच्छा, अगर मैं जैसे मैंने बताया था ना यूनिवर्सल डोनर, तो आप ये लगाओ कि यहाँ पे देखो, अभी ना तो RH प्रेजेंट है और ना ही कोई AB एंटीजन प्रेजेंट है, तो O नेगेटिव जो होता है बेटा वो यूनिवर्सल डोनर होता है। अदरवाइज अगर पॉजिटिव मैंने यहाँ पे लगा दिया, अगर मैंने यहाँ पे RH फैक्टर लगा दिया ना, तो ये कैसा बन गया? O पॉजिटिव। तो अब अभी हमारे को RH भी मैचिंग करनी पड़ेगी, है ना? तो पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को देखना पड़ेगा। तो अगर इसमें मैं कोई भी नहीं लगाती हूँ ना, जैसे मैं यहाँ ये भी हटा देती हूँ, अब मैं यहाँ पे कोई भी नहीं लगाती हूँ एंटीजन, ना RH फैक्टर लगाती हूँ और ना ही AB लगाती हूँ, तो वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस की बात करूं बच्चा, तो इसमें केस होता है, जैसे ये हो गई मदर, ये हो गया फादर, ये हो गए फादर और ये हो गया बेबी। ठीक है, बेबी हो गया। अब जो RH फैक्टर होता है ना, ये डोमिनेटिंग है, मतलब किसी एक में भी प्रेजेंट है ना तो बच्चे में होगा। जैसे सपोज कुछ केसेस बना लेते हैं, जैसे मदर पॉजिटिव, फादर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये लो। ठीक है, जैसे मदर पॉजिटिव है, RH फैक्टर मतलब मदर के अंदर प्रेजेंट है और फादर में भी प्रेजेंट है, तो बेबी भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। किसी एक में भी प्रेजेंट है ना तो बच्चे में होगा। जैसे किसी एक में भी प्रेजेंट है तो यहाँ पे होगा, किसी एक में भी प्रेजेंट है यहाँ पे होगा, लेकिन किसी में भी प्रेजेंट नहीं है ना तो फिर नहीं होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए बेटा, जहां पे मदर नेगेटिव है, फादर पॉजिटिव है, तो बच्चे के अंदर भी पॉजिटिव आ गया। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो बच्चा कि यहाँ मदर और बेबी का आपको मैचिंग करना है। मदर पॉजिटिव, बेबी पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मदर पॉजिटिव, बेबी पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मदर नेगेटिव, बेबी नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मदर नेगेटिव, बेबी पॉजिटिव, ये कंडीशन खराब है। ये कंडीशन कॉज कराती है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस की, पेटालिसिस की। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर? मदर नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है, यानी मदर की खुद का ब्लड कैसा है? नेगेटिव है, RH नेगेटिव है, लेकिन बच्चे का कैसा है? जो मदर के अंदर एक नया न्यूबॉर्न बेबी है वो कैसा है? पॉजिटिव है। तो क्या होता है ना बेटा, जब डिलीवरी होती है ना, पार्चुरेशन टाइम होता है, तो मदर और बच्चे का थोड़ा सा ब्लड मिक्स हो जाता है। अब अगर अभी तक तो देखो प्लेसेंटा के थ्रू अलग अलग थी मदर और बेबी, लेकिन क्या होता है जब डिलीवरी होती है तब मदर और बच्चे का थोड़ा सा ब्लड जो है मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है मदर के अंदर, क्योंकि मदर नेगेटिव थी, अब इसके लिए ये क्या हो गया बच्चा? फॉरेन हो गया। अब फॉरेन है तो इसके लिए एंटीबॉडीज बनेगी, तो मदर के अंदर एंटीबॉडीज फॉर्मेशन हो जाती है।
तो पहला बेबी जो है वो सही सलामत डिलीवर हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम टच में एकदम से एंटीबॉडी बन गई, इट विल टेक टाइम, है ना, तो वो टाइम लेता है। लेकिन अगर सेकंड बेबी होगा तो वो भी बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी है तो बच्चा पॉजिटिव होगा। अब वो पॉजिटिव होगा ना, तो मदर के अंदर अब एंटीबॉडीज बन के तैयार हो गई हैं, तो वो क्या करेंगी, इस सेकंड बेबी को हार्म कर देंगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, बच्चे की डेथ हो जाती है। इसी कंडीशन को इराइथ्रोब्लास्टोसिस, यानी जो बच्चा है ना उसकी डेथ हो जाती है, उसके आरबीसी डैमेज हो जाता है उसका बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से बच्चे को एनीमिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है, तो बच्चे की डेथ हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस कंडीशन, ठीक है जी। तो अब आप उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालिएगा कि इनमें से कौन सी कंडीशन इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस करा सकती है, मदर नेगेटिव और फीटस पॉजिटिव। दोनों नेगेटिव सेम, दोनों पॉजिटिव सेम, मदर पॉजिटिव बच्चा नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। जब मदर नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव होगा तब होगा, क्योंकि इसके पास तो खुद के पास एंटीजन नहीं है लेकिन इसके पास है, ऐसे समझा है ना, तो जिसके पास है वो दिखाई देगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है। तो ये जो है बच्चा, ये केस कैसा होता है, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस का, ठीक है। अभी तो हम बच्चा शॉर्ट में समझ रहे हैं ना, अभी तो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा समराइज करके समझा रही हूं, ठीक है। चलिए अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फिब्रिनोजन बच्चा, फिब्रिनोजन आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, ग्लोबुलिन अभी हमने पढ़ा था बच्चा, ग्लोबुलिन डिफेंस में काम करेगा, और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस। कैसे हैं ये, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, है ना, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। तो ए के सामने आ गया बच्चा 2, ए के सामने आ गया आपका 2, बी के सामने आ गया आपका 3 और डी के सामने आ गया आपका 1, 2 3 1, 2 3 1। ये लीजिए, बधाई हो बच्चा, आपको मिलते हैं +4। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए बेटा, है ना, थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। लेट्स सी बेटा, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है। एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएट। जो आरबीसी होती है ना वो पहले न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन जब एडल्ट होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, ई न्यूक्लिएट आरबीसी बोलता है। तो एडल्ट के अंदर ई न्यूक्लिएट, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है, इसलिए ई न्यूक्लिएट बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर मोस्ट अप्रोप्रिएट, देखो बोला इन्होंने, इसमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर। कौन से फीचर का, कि आरबीसी जो है वो ई न्यूक्लिएट है, इनमें से इन ऑप्शन में से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, दे आर सोमेटिक सेल्स, they do not metabolize, all their internal space is available for the oxygen transport। अब आप मेरे को बताइए इनमें से कौन सा आंसर जो है करेक्ट हो सकता है, ज्यादा अप्रोप्रिएट, मैंने बोला सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है बच्चा आरबीसी की, किसकी बात हो रही है, आरबीसी की बात हो रही है। चलिए जी देखते हैं, ठीक है। दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, दे आर सोमेटिक सेल्स, दे डू नॉट मेटाबोलाइज। तो बेटा ये ई न्यूक्लिएट इसलिए होती है कि न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियस जगह घेरेगा, और हमारा मेन काम है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आप याद करो अभी जो मैंने स्लाइड पढ़ाई थी जिसमें मैंने आरबीसी का फंक्शन भी बताया था, नंबर भी बताया था, वहां पे भी क्या लिखा था, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। अब इसको ट्रांसपोर्ट करना है तो इसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट को रखना पड़ेगा जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो इस हीमोग्लोबिन को एक्यूमुलेट करने के लिए, है ना, इंटरनल स्पेस बनाने के लिए ये सारे ऑर्गेनेलीज को हटा देती है, ठीक है जी, इसलिए ये ई न्यूक्लिएट हो जाती है। तो इसका रीजन है ऑल देयर इंटरनल स्पेसेस अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये कैसी हो जाती है, ई न्यूक्लिएट हो जाती है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन इस फीचर का है ये, ओनली डी। तो ओनली डी इज द करेक्ट आंसर बच्चा, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगला प्रश्न बच्चा आपकी स्क्रीन पर। चलिए, सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड इन, सीरम किसमें डिफर होता है, ब्लड से। तो अभी बच्चा हमने पढ़ा था ब्लड के अंदर आप याद कीजिए बच्चा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था, एक तो सॉलिड पार्ट होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, और प्लाज्मा होता है। तो इस प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे आयरन प्रोटीन, साथ ही साथ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, है ना।
क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होता है, लेकिन सीरम जो है बेटा इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते, तो सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड, इट लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, बाकी होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया बच्चा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है जी, बधाई हो, मिलते हैं +4। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देवी और सज्जनों आपकी स्क्रीन पर, ठीक है जी। अब बहुत सारे बच्चे स्मार्ट तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नेम द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। मैंने आपको बताया था कोएगुलेशन में, क्लॉटिंग में सबसे ज्यादा किसका रोल होता है बच्चा? प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स का, और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है बच्चा? थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये क्या है? WBC, ये क्या है? RBC, ये क्या है? WBC, ये क्या है? प्लेटलेट्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2, और बधाई हो बच्चा पार्टी आपको मिलता है +4। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देवी और सज्जनों आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्या लिम्फ में प्लाज्मा, RBC, WBC होते हैं? RBC तो होते ही नहीं है, ठीक है। ब्लड, प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, आगे जी करेक्ट आंसर, ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इराइथ्रोपोइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ RBC, इराइथ्रो है ना, यहाँ पे जो इराइथ्रो है किसके लिए है? RBC के लिए, पोइसिस यानी फॉर्मेशन, RBC का फॉर्मेशन कहाँ स्टार्ट होता है? इन बोन मैरो, ठीक है, इन बोन मैरो। अच्छा देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आती है कि अगर पूछा जाएगा एम्ब्रियोनिक टाइम पे तो बाकी ऑर्गन्स भी करते हैं, लिवर भी करता है, स्प्लीन भी करता है ना, दोनों ऑप्शन है। लेकिन अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है ना कहाँ पे हो रहा है इराइथ्रोपोइसिस, ठीक है, तो हालांकि इनको स्टार्ट्स नहीं बोलना चाहिए, तो इराइथ्रोपोइसिस अगर पूछा जा रहा है बेटा तो वो बाय डिफॉल्ट हम बात करेंगे एडल्ट की। अगर उनको एम्ब्रियोनिक स्टेज में बोलना है तो वो मेंशन करेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। तो यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे बात हो रही है एडल्ट की, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा बच्चा इसका रेड बोन मैरो, ठीक है जी। रेड बोन मैरो क्या होता है? बोन के अंदर, है ना, टॉम एंड जेरी वाली जो बोन होती है ना, बोन लेके भागता था वो डॉगी, तो उसके अंदर यहाँ पे ना बोन मैरो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जहाँ पे बहुत सारे जो सेल्स है उनका फॉर्मेशन होता है, इराइथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन भी यही होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इराइथ्रोपोइसिस, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अब बच्चे थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से आंसर दीजिएगा, है ना, और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इफ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी इन एंटीबॉडी इन अ पर्सन, Which of the following would you look for the confirmatory evidence? तो आप confirmatory evidence के लिए किसको चूज करोगे? ठीक है, देखो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लेने का। एल्ब्यूमिन ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, हीमोसाइट्स नॉर्मल सेल्स, फिब्रिनोजन क्लॉटिंग के लिए, मैं लिख भी देती हूँ बच्चा, क्लॉटिंग के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए, ग्लोबुलिन डिफेंस के लिए, है ना। और डिफेंस के लिए किसकी जरूरत होती है? एंटीबॉडीज की जरूरत होती है। तो आप किसको डिटेक्ट करोगे बच्चा? किसको डिटेक्ट करोगे? इसको डिटेक्ट करोगे ना, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं, भर भर के बाल्टियां इकट्ठी कर लो +4 की। चलिए जी अगला प्रश्न, ये तो अभी आया था फिर आ गया, देखो देखो ना, ये फिर से आ गया। चलिए, person with blood group AB is considered as universal recipient because it has both A and B antigen in the plasma but no antibody। अच्छा AB के बारे में पूछ रहे हैं, AB के बारे में पूछ रहे हैं तो इसके पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट है पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। बोथ एंटीजन A and B in the plasma, एंटीजन प्लाज्मा के ऊपर नहीं होता, RBC के सरफेस के ऊपर होता है। बोथ A and B एंटीजन ऑन RBC but no antibody in the प्लाज्मा, बिल्कुल सही बात। बोथ A and B एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, दोनों ही नहीं होती। नो एंटीजन ऑन द RBC, दोनों एंटीजन होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा? ऑप्शन नंबर 2, और आपको मिलते हैं +4।
चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्यूलर कैटायन, कैटायन कौन से होते हैं? पॉजिटिव। तो इंट्रासेल्यूलर यानी सेल के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कैटायन होता है पोटेशियम, और बाहर सबसे ज्यादा पाया जाता है सोडियम। एक्स्ट्रासेल्यूलर, ये हो गया इंट्रासेल्यूलर, ये हो गया इंट्रासेल्यूलर, और ये हो गया एक्स्ट्रासेल्यूलर, है ना, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर। तो पोटेशियम मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्यूलर, ठीक है, सोडियम बाहर होता है, ये मैसेंजर की तरह काम करता है, और H+ आयन तो आयनिक बैलेंस। चलो, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए जी बढ़ते हैं बच्चा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। Following are the stages of pathway for conduction of an action potential through the heart। अब हार्ट के जो एक्शन पोटेंशियल है ना वो कैसे होते हैं? आपको याद होगा बच्चा, याद होगा, ये रहा हार्ट, ये दिल है ना, ये दिल, यही वाला दिल है ना। तो यहाँ प्रेजेंट होता है बेटा SA नोड, है ना। तो दिल के ऊपर बड़े सारे गाने बने होते हैं, ये दिल दीवाना, है ना, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। तो बहुत सारे गाने दिल से जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो चलो, और अच्छा एक कंफ्यूजन और क्लियर करती हूँ। तो जितने भी दिल के जो गाने होते हैं ना, इमोशंस को हम दिखाते हैं कि ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, या जो भी है दिल वाले गाने हैं, इमोशंस वाले गाने हार्ट से जोड़ते हैं ना। दिल टूट गया बेटा, दिल टूट जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन इमोशंस जो होते हैं ना वो ब्रेन से जनरेट होते हैं। आपके ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम, है ना, वो इमोशंस के लिए, लव, प्लेजर, रेज, हर चीज के लिए ना, एंगर, हर चीज के लिए जो लिम्बिक सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और हम क्रेडिट देते हैं हार्ट को, है ना। अब हार्ट को हर जगह जगह पे टैग कर देता है #हार्ट, है ना, #सैड स्टोरीज हार्ट बना बना के, हार्ट टूटा हुआ बना देते हैं, ऐसे वाला हार्ट बना देते हैं, ऐसे वाला हार्ट बना देते हैं, है ना। तो हार्ट से ही जोड़ देते हैं सारी चीजों को जी। चलिए, तो ये हो गया हमारा SA नोड। हार्ट का काम बेटा बस पंप करने का है ना, इमोशन के लिए दिमाग छोड़ रखा है उसने। अब हार्ट से सिग्नल जाते हैं AV नोड के पास। AV नोड से सिग्नल जाते हैं बच्चा, यहाँ पे बना देते हैं ना, सेप्टम भी बना देते हैं जी, ये लो ऐसे बना दिया, ठीक है। यहां से सिग्नल जाएंगे बंडल्स बन के, ठीक है, बंडल ऑफ हिज बोलते हैं जिसको, या AV बंडल बोलते हैं। फिर ये डिवाइड हो जाएंगे आगे ब्रांचेस में, ठीक है। क्या बनाते जाते हैं आगे चल के? पर्किंजे फाइबर्स, है ना, पर्किंजे फाइबर्स। अब ये क्या काम करते हैं? बेसिकली हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने का जो मेन सिग्नल है ना वो SA नोड से आता है। अब पहले एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट होना और वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, है ना, यही तो काम है अपने हार्ट का। तो ये सिग्नल को इस तरीके से भेजता है ना। तो ये पूरा पाथवे होता है। तो पहले कहाँ जाता है बेटा? SA नोड, फिर कहाँ जाता है? AV नोड। तो SA नोड को क्या बोलते हैं? पेस मेकर, पेस मेकर। इसको क्या बोलते हैं? पेस सेटर, पेस सेटर, है ना। ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन को मतलब सिग्नल को इनिशिएट करता है, पेस को बनाता है। तो पेस मेकर, बनाने वाला, है ना, ये इसको सेटल करता है। क्यों? क्योंकि पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो उसको थोड़ी देर रोकता है कि भाई रुक जा अभी, फिर इसके बाद ये आगे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो पेस को सेट कर रहा है कि भाई पहले इसको होने दो फिर ये करेगा, है ना। तो ये सिग्नल को सेट कर रहा है, इसलिए पेस सेटर। फिर इसके बाद ये सिग्नल ऐसे बंडल ऑफ हिज बन के, पर्किंजे फाइबर बन के, मतलब दोनों तरफ ब्रांचेस में फैल जाते हैं, पर्किंजे फाइबर बनते हैं। फिर ये वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। तो देखो आप देख रहे हो ना, सब जगह ये फैल जाता है ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो सके, ठीक है जी। चलिए, है ना, थोड़ा थोड़ा ही ऐसे समझाएंगे, तो इसके बाद आप आंसर निकालेंगे। Which following are the stages of pathway for the conduction of action potential through the heart? सबसे पहला हो गया क्या बच्चा? SA नोड, है ना, लिख लेते हैं SA नोड। फिर क्या हो गया बच्चा? AV नोड। फिर क्या हो गया? AV बंडल, है ना, जिसे हम बंडल ऑफ हिज भी बोल सकते हैं। फिर बंडल ऑफ हिज, फिर बंडल ऑफ हिज आगे चल के बंडल की ब्रांचेस बनती हैं। फिर यही ब्रांचेस आगे चल के क्या बन जाती है? पर्किंजे फाइबर बन जाती हैं, ठीक है। तो ECADB इसका आंसर होगा। ई वाले निकाल लो पहले, तो ई के बाद CADB ये लीजिए, ठीक है। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है जी। बढ़े जी आगे, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
तो देवी और सज्जनों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। और मैचिंग वाले क्वेश्चन में तो सबसे अच्छी चीज है, अगर आपको 2-3 भी आते हैं ना, 3 भी आते हैं तो चौथा है अपने आप ही लग जाता है, ठीक है। तो चलिए, बट फिर भी हम पूरा करेंगे। पी वेव, अच्छा याद कीजिए बच्चा, पी वेव, पी क्यू आर एस ई सी जी। चलिए इस सिग्नल से समझते हैं बेटा। देखो ईसीजी का, ईसीजी आती है ना, देखा भी होगा आपने सीरियल वगैरह में, है ना, दिक 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 पी 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 पी, है ना, तो पी 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 करता रहेगा तो अच्छी बात है। पी हो गया ना, शांत हो गया सब कुछ, तो काम खराब हो गया, ठीक है। तो देखो पहले क्या होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर सिग्नल नीचे जाता है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसी को हमने थोड़ा सा डायग्राम से दिखाने की कोशिश करी है कि भाई देखो, सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ना। अब सिग्नल की बात करेंगे तो हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे सिस्टोल और डायस्टोल, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्नल की बात हो रही है, सिग्नल को ही तो रीड करना है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ही तो रीड करना है, वही तो ईसीजी है। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है यानी एट्रिया डीपोलराइज कर रहा है, तो देखो पी वेव बन जाती है ना। फिर इसके बाद सिग्नल देखो हॉल्ट हो गया, पेस सेटर ने पेस सेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, सिग्नल नीचे जा रहा है, अब देखो यहाँ पे नीचे भी जाता है सिग्नल। फिर इसके बाद क्या हो रहा है बेटा, फिर बहुत जोर से एट्रिया वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, उसी टाइम एट्रिया रिलैक्स करता है। लेकिन वेंट्रिकल का साइज बड़ा होता है तो वो बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो वेव है ना, ईसीजी जो है वो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को तो कैच करती है, लेकिन एट्रिया के रिलैक्सेशन को कैच नहीं कर पाती। जो डोमिनेट है वही जीतता है। तो ऐसी वेंट्रिकल की मसल बड़ी है, एरिया बड़ा है, सब कुछ बड़ा है, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन बड़ा जोर से होता है, तो क्यूआरएस वेव बनती है ना। ये भी आप याद रखेंगे, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो एट्रिया रिलैक्स कर रहा होता है, लेकिन मसल वेंट्रिकल की बड़ी है, ज्यादा है, तो इसलिए एट्रिया का रिपोलराइजेशन छुप जाता है, ठीक है जी। तो ये आ जाती है आपकी क्यूआरएस वेव। फिर इसके बाद वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होता है और बनती है आपकी टी वेव, ठीक है जी। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। पी वेव, पी वेव क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यूआरएस क्या होगा बच्चों, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। टी वेव क्या होगा, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। टी पी का गैप क्या होगा, है ना, यानी दोबारा सिग्नल अब स्टार्ट होने वाला है। टी तो वेंट्रिकल का एंड, फिर इसके बाद क्या होगी, पी वेव जनरेट होगी, यानी वापस से साइकिल स्टार्ट होगी। तो हार्ट मसल आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट, उस टाइम पे साइलेंट होती है, ज्वाइंट डायस्टोल चल रहा होता है ना। इसके बाद फिर वापस से कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ए के सामने क्या आ गया बच्चा, 3, बी के सामने आ गया आपका 2, सी के सामने आ गया आपका बच्चा 4, और डी के सामने आ गया आपका 1। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1, ये लीजिए आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है ना। देखो ये ऐसे जो पीवाईक्यूज है ना, ये तभी करने का फायदा है जब आपने सारा पढ़ लिया हो। तो उसमें क्या होगा ना, जिससे मैं कुछ कुछ चीजें आपको शॉर्ट में भी समझा रही हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि आप जो है समझ के साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें। इनकेस अगर आप भूल भी गए हो तो आप रिकॉल भी कर सके, है ना। कुछ चीजें एक्स्ट्रा जानने की मिल रही होगी तो वो भी, है ना। हालांकि क्लास में ही हम अच्छे से पढ़ पाते हैं, तो लेकिन आप ये तभी करें पीवाईक्यूज बच्चा जब आपकी प्रैक्टिस हो रखी हो, आपने चैप्टर पढ़ लिया हो, ठीक है। अदरवाइज फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आता है वापस से लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। देखो वापस से वही क्वेश्चन आ गया, इससे क्वेश्चन आ जाता है। क्यू वेव, है ना, देखो पी क्यू आर एस फिर टी, ठीक है। तो पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यू आर एस लगा लो पहले तो, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। क्यू वेव क्या थी, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। मैंने आपको वो डायग्राम में भी दिखाया था, हल्का सा स्लाइटली नीचे था, उसके बाद बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो वेंट्रिकल की बिगिनिंग होने वाली है, कॉन्ट्रैक्शन की बिगिनिंग होने वाली है। टी वेव क्या था, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो ए के सामने क्या आ गया बच्चा, 3, बी के सामने आ गया आपका 1, सी के सामने आ गया आपका 4, एंड डी के सामने आ गया आपका बच्चा, कुछ तो गड़बड़ कर दी है ना, डी के सामने 2 आना है, हाँ सही तो है, डी के सामने 2, 3 1 4 2,
3142 ये लीजिए, है ना। चलिए ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। QRS कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट। अच्छा, ये QRS कॉम्प्लेक्स क्या दिखाता है? PQRS, है ना, और फिर T। तो QRS क्या दिखाता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। हम काफी बार पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है, बहुत सिंपल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बेटा, है ना, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट कितना है बेटा? 5 लीटर ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज 100 ml एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इट इज 50 ml। ठीक है, तो एक बार देखते हैं बेटा ये क्या है। इसको बोलते हैं हम EDV यानी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और इसको हम बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब इसको समझ लो, जैसे एक बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल के अंदर कितना फ्लूइड भर सकता है, वो उसकी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है। यानी डायस्टोल के लास्ट में, एंड में कितना मैक्सिमम ब्लड भर सकता है, यानी डायस्टोल यानी रिलैक्स स्टेट में तो फुल भर सकता है। ठीक है, इसके बाद जब हम इसको पिचकाएंगे तो कितना ब्लड इसमें से बाहर निकल जाएगा, वो होगा इसका स्ट्रोक वॉल्यूम, और सिस्टोल के बाद जो ब्लड रह जाएगा वो होगा इसका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूं कि जो मैंने निकाला वो था स्ट्रोक वॉल्यूम, वो कितना था? टोटल में से EDV माइनस ESV जो बचा रह गया। ठीक है, EDV क्या था बच्चा इसका? 100 ml, और ESV कितना था? 50 ml। तो ओवरऑल वॉल्यूम कितना निकल गया? 50 ml। आपको पता है कार्डियक आउटपुट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, है ना। कार्डियक आउटपुट कितना दे रखा है? 5 लीटर यानी 5000 ml, ml में लेंगे तो 5000 ml। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है, स्ट्रोक वॉल्यूम सॉरी निकल गया कितना? 50, और हार्ट रेट निकालना है, कितना आ जाएगा बेटा? 5000 अपॉन 50 आ जाएगा आपका 100, यानी 100 बीट्स पर मिनट आपकी हार्ट रेट आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 with those in column 2 and select the correct option given below। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो देखो, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, सेमील्यूनर वॉल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी होती है। चलिए एक बार देख लेते हैं बेटा, ये रहा, है ना, हार्ट। चलिए ये हमारा ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है बेटा? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। ठीक है, जो राइट एट्रियो और राइट वेंट्रिकल की होती है वो कैसी होती है? ट्राइकस्पिड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 कस्प होते हैं, 1 2 3। ठीक है, इसको मैं बोलूंगी ट्राइकस्पिड वॉल। और जो लेफ्ट साइड की है बेटा, इसे मैं बोलूंगी इसमें 2 ही कस्प होते हैं, बाइकस्पिड वॉल। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो वेंट्रिकल से निकलती है, अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा बेटा? लंग्स में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा बेटा? पूरी बॉडी में जाएगा। तो यहाँ भी वॉल्व प्रेजेंट होंगे, इन वॉल्व्स को हम बोलते हैं सेमील्यूनर वॉल्व। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं सेमील्यूनर वॉल्व। अच्छा, इन्हीं के ओपनिंग और क्लोजिंग, इन्हीं के क्लोजिंग से क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, चलिए जब ये वाली वॉल्व क्लोज होती है तो साउंड आती है लब, है ना। गाना सुना होगा, धक धक करने लगा, है ना, तो वो धक धक नहीं होता, वो लब डब होता है, लब डब करने लगा। ठीक है, तो लब जो होता है बेटा वो कब होता है? जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होती है, और जब सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज होती है तो सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होती है डब, है ना, लब डब। तो अब कोई बोले धक धक, धक धक नहीं है बेटा, वो लब डब है। ठीक है जी, चलिए तो करेक्ट आंसर ढूंढते हैं बेटा। ट्राइकस्पिड वॉल्व बिटवीन राइट atria and right ventricle, bicuspid between left atria and left ventricle, semilunar between right ventricle and pulmonary artery। ठीक है जी, ए के सामने 3 हो गया बच्चा, ए के सामने 3 हो गया, बी के सामने 1 हो गया, एंड सी के सामने हो गया 2। 3 1 2 3 1 2। ये लीजिए, बधाई हो बच्चा, आपको मिलते हैं +4। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बेटा, ब्लड प्रेशर इन द मेमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग।
अब मैमेलियन एओर्टा मैंने आपको बताया था ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा ब्लड जाता है पूरी बॉडी में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है ना वो किस में जाता है, डोर्सल एओर्टा के थ्रू, ठीक है, डोर्सल एओर्टा के थ्रू, और सबसे बड़ी आर्टरी होती है ये हमारी बॉडी की, ठीक है जी। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर भी होता है, आप ये भी ध्यान रखेंगे बेटा, ये जो एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर मैं बात करूँ ना, तो इस वेंट्रिकल में भी ना सेप्टम प्रेजेंट होता है, ये सेप्टम जो होता है ना हल्का इस तरीके से स्लाइड थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ठीक है, तो जो हमारा मतलब इट्स नॉट करेक्ट, थोड़ा सा ऐसे बना देती हूँ, ठीक है, चलो, तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसकी मसल्स भी थिक होती है, ये साइज में भी बड़ा होता है, तो ये बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्यों, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड देना है ना, इसको तो ब्लड देना है लंग्स के पास है ना, लंग्स पास में ही प्रेजेंट है, आपको पता भी होगा, जैसे आपने स्ट्रक्चर भी बनाया होगा ना, ये रहे हमारे लंग्स, ठीक है, इस तरीके से लंग्स में स्पेस होता है, कार्डियक नॉच, ठीक है, यहाँ पे अपना हार्ट सिचुएटेड है, तो भाई लंग्स को देना है ब्लड तो वो तो पास में जाना है, इतना प्रेशर की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको तो पूरी बॉडी को देना है ना, तो सबसे ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट करना और बहुत हाई प्रेशर से देना है ब्लड, ठीक है, तो ये ब्लड कहाँ जाता है, डोर्सल एओर्टा में, तो डोर्सल एओर्टा में मैक्सिमम प्रेशर होता है, क्यों, क्योंकि सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से, ठीक है, ठीक है जी। डायस्टोल की राइट एट्रियम का कोई कनेक्शन नहीं है, वहां से एओर्टा निकलती ही नहीं है, सिस्टोल ऑफ एट्रियम भी नहीं, डायस्टोल ऑफ राइट वेंट्रिकल भी नहीं, करेक्ट आंसर होगा सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आई होप बेटा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, किसके दो अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवे है, यानी डबल सर्कुलेशन किसके अंदर हो रहा है, यहाँ पे बात हो रही है डबल सर्कुलेशन, यानी आपको पता होगा ना हमारा एक सिस्टमिक सर्किट भी है, एक पल्मोनरी सर्किट भी है, ठीक है, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन यानी पल्मोनरी सर्किट भी होगा और सिस्टमिक सर्किट भी होगा, ठीक है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग फ्लो कर रहा होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग फ्लो कर रहा होगा, ताकि ऑक्सीजन एफिशिएंटली जो है ट्रांसपोर्ट की जा सके, तो ऐसा किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा, ऐसा देखने को मिलता है मैमल्स के अंदर, ठीक है, मैमल्स के अंदर, तो इसमें से हमें मैमल ढूंढनी है, ये लीजिए वेल जो है वो क्या है, मैमल है ना, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर, डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू स्टेयर to hear the sound produced during each cardiac cycle and second sound when is heard when, second sound कौन सी, डब, कब सुनाई देती है, जब सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाती है आफ्टर द ब्लड फ्लो इनटू द वेसल फ्रॉम वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल से ब्लड निकल जाता है, ठीक है, कहाँ निकल जाता है, ध्यान दीजिए बच्चा, राइट वेंट्रिकल से तो निकल जाएगा आपका लंग्स की तरफ और इधर से चला जाएगा आपका पूरी बॉडी में, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ये वेंट्रिकल सेमील्यूनर वॉल्व जो है क्लोज हो जाएंगे, कैसी साउंड आएगी, डब, ठीक है, वेंट्रिकल वॉल्व वाइब्रेट ड्यू टू पुशिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया, एवी नोड रिसीव सिग्नल, एवी वॉल्व ऊपर नहीं बेटा, सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो इनटू द वेसल फ्रॉम वेंट्रिकल। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बेटा, the diagram given here is the standard ECG of a normal person, P wave represent, अब ये P wave PQRS रहेगा है ना, P wave, ठीक है जी, P एट्रिया का डीपोलराइजेशन, ये क्या है, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया जी, ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स क्या दिखा रहा है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है, ये रीपोलराइजेशन ऑफ इट, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। चलिए जी है ना, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है जी पी वेव, तो पी वेव हमें पता है डीपोलराइजेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए नहीं, बिगनिंग ऑफ सिस्टोल के लिए भी नहीं, एंड ऑफ सिस्टोल के लिए भी नहीं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, ठीक है जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न,
Which of the following is associated with decrease in cardiac output? कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? चलिए जी, आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना? जब नीट का एग्जाम आ जाएगा पास, और एग्जाम छोड़ो, जब रिजल्ट आएगा तब तो और ज्यादा घबराहट होती है ना, तब हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। फियर फाइट फ्लाइट इन कंडीशन पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है, वो क्या करता है? कार्डियक आउटपुट बढ़ा देता है। तो कभी भी तुम्हें सिंपैथेटिक के बारे में याद करना हो ना, तो अपने नीट रिजल्ट इमेजिन कर लिया करो, नीट रिजल्ट आने वाला होगा, ठीक है, तो कैसी घबराहट हो रही होगी तुम्हें, या एग्जाम आने वाला होगा तो कैसी कंडीशन हो रही होगी, यानी उस टाइम पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा होगा, है ना? हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। चलिए, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद कार्डियक आउटपुट डिक्रीज? अब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करना है, तो देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड कैप जैसा स्ट्रक्चर है ना, ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इसकी मेडुला से कुछ हार्मोन्स निकालता है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, जिसकी वजह से ना क्या होता है? हार्ट बीट बढ़ती है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। लेकिन इसको उल्टा करवाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कार्डियक आउटपुट को कम करा देगा। तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल क्या कराएगा? डिक्रीज करा देगा। न्यूमोटैक्सिक सेंटर रिदमिक जो आपका रेस्पिरेशन रेगुलेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, ये तो सिंपैथेटिक करवाएंगे, यानी कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, है ना? कितने प्यार से हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आर्टरीज एजर्शन रीजन, आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, है ना? हालांकि देखो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं आर्टरी और वेन में, कि भाई आर्टरी वो होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, वेन्स वो होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, बट दिस इज रॉन्ग। आर्टरी वो होती है जो हार्ट से अवे ब्लड लेके जाती है, सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना? आर्टरीज हैव थिक मस्कुलर वॉल टू विथस्टैंड द हाई प्रेशर जनरेटेड बाय द हार्ट पंप। अब देखो हार्ट से दूर ब्लड लेके जा रही है, ठीक है, ज्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके जाती है, एक्सेप्शनली पल्मोनरी आर्टरी, है ना, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। अब सभी ज्यादातर कैसे लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। तो इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, हमारे ब्लड के, हमारे लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत यूजफुल है, तभी तो इतना सारा काम हुआ, तभी तो ब्लड सर्कुलेशन अलग अलग हुआ, एक सिस्टमेटिक, एक आपका पल्मोनरी सर्किट अलग अलग बनाया ताकि एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर सके। तो कॉमन सी बात है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत यूजफुल है, तो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें संभाल के रखना है, तो इसलिए उस जिस कैपिलरी से वो मूव कर रहे हैं उनको अच्छे से कवर करके रखता है। ठीक है, तो उनकी जो थिकनेस होती है ना, जो स्मूथ मसल्स होती है वो बहुत थिक होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है। आई होप आपको ये डायग्राम दिख रहा हो। ठीक है, ये देखो ये अंदर का ल्यूमेन है, थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देती हूँ बच्चा। ठीक है, ये रहा, फिर ये रही ये स्मूथ मसल, ठीक है, ये इसका बार कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये देखो आर्टरी से तो आर्टीरियोल्स निकल रही है, कैपिलरी बेड बना रही है, फिर वेन्यूल्स बन रही है, और ये वेन्यूल्स क्या बना रही है? वेन बना दे रही है। ठीक है, ये क्या बना दे रही है? वेन्स बना दे रही है। तो ये देखो थोड़ा सा मैंने ज्यादा हौच पौच कर दिया, चलो थोड़ा सा क्लीन बना देती हूँ। तो देखो बेटा, इसकी जो यहाँ पे जो मेन कंसर्न है ना, बस वही दिखाती हूँ। देखो इसकी जो स्मूथ मसल्स होती है वो बहुत थिक होती है, इसकी स्मूथ मसल्स जो होती है वो पतली होती है। ठीक है, इसका ल्यूमेन बड़ा होता है लेकिन इसका ल्यूमेन छोटा होता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो, मैं एक और तरीके से आपको समझा सकती हूँ। इफ आपको डायग्राम नहीं दिख रहा है बच्चों, तो हम ऐसे देख सकते हैं कि ये आर्टरी है, ये वेन है, इसका ल्यूमेन छोटा होता है, इसका ल्यूमेन बड़ा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी मसल्स जो है वो ज्यादा एरिया कवर करके बैठी, ये ठीक है, इसकी मसल्स जो होती है वो थिक होती है, इसकी मसल्स कैसी होती है? थोड़ी सी थिन होती है, क्योंकि इसके अंदर कैसा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, इसका ब्लड कैसा जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, तो उस पाइप को जो अच्छे से पैक कर, है ना? तो यही इसका कंसर्न होता है। आ जाते हैं बैक टू द क्वेश्चंस। Arteries have thick muscular wall to withstand the high pressure generated by the heart
पंपिंग एक्शन, क्योंकि हार्ट से ब्लड लेके जा रही है, दूर लेके जा रही है, ठीक है। डॉर्सल एओर्टा का एग्जांपल ले लो, पूरी बॉडी में लेके जा रही है, तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा, तो उस प्रेशर को भी बियर करना है, तो मसल कैसी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए। तो बोथ एक्सर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सर्शन। चलिए, ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेन्स हैव वॉल्स, वेन्स में वॉल्व होती है, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर कम होता है। जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो बैक फ्लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस बैक फ्लो को रोकने के लिए इसके अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। तो वॉल्व्स, वेन्स हैव वॉल्व्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, बिल्कुल सही बात है। वेन्स कैरी ब्लड एट हायर प्रेशर देन आर्टरीज, वेन्स में आर्टरी से ज्यादा प्रेशर होता है एंड नीड वॉल्व्स टू हेल्प बैक फ्लो टू द हार्ट, ये गलत बात हुई। वेन्स में प्रेशर कम होता है इसीलिए वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है। आर्टरी से प्रेशर कम होता है, आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है, वेन्स में प्रेशर कम होता है। आर्टरीज में वॉल्व की जरूरत नहीं है क्योंकि हाई प्रेशर से मूव कर रहा है, बैक फ्लो होने का मतलब ही नहीं है। ब्लड फ्लो कम है इसलिए वॉल्व की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि बैक फ्लो हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, दिस अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग मैच, इसमें से हमें रॉन्ग मैच बताना है, ठीक है। नेम ऑफ द डिजीज, हार्ट फेलियर, एंजाइना पेक्टोरिस, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट। देखो कुछ इनको ऐसे एक बार समझ लेते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस एक एक्यूट चेस्ट पेन है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हार्ट फेल, तो वो फेल कब होते हैं, जब किसी भी नीड को फुलफिल करने से रह जाते हैं तो उसको फेलियर बोलते हैं, ठीक है, उसको फेलियर बोलते हैं। तो यानी बॉडी की जितनी नीड थी उतना सफिशिएंट ब्लड ऑक्सीजन ब्लड हार्ट नहीं पंप कर पाता, इसलिए हार्ट फेल हो जाता है, ठीक है। हार्ट फेलियर, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द बॉडी। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, अब हार्ट अटैक समझते हैं, जब सफिशिएंट ब्लड नहीं, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता मसल के पास, क्योंकि हार्ट की मसल भी तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मेहनत कर रही है, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए। तो जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता ना, तो क्या होता है, उनके ऊपर अटैक पड़ जाता है, मतलब एक तरीके से अटैक हो जाता है कि वो काम नहीं कर पाती, अचानक से वर्क नहीं करती। तो कई बार किस वजह से हो सकता है, ब्लड सप्लाई कम हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकता है। तो ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन जब हार्ट पंप करना बंद कर देता है उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ल्यूमेन नेरो इसका करेक्ट आंसर नहीं है, हमसे पूछा है रॉन्ग मैच, इसलिए इसका रॉन्ग आंसर होगा कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या है बेटा, बेसिकली हार्ट अटैक लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट, हम ऐसे बोल सकते हैं। यानी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है या हार्ट अटैक आ गया है जिसकी वजह से मसल डैमेज हो गई है, तो हार्ट काम नहीं करेगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाए, ठीक है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आई होप आपको बहुत मजा आया हो क्वेश्चन करके, ठीक है, कुछ चीजें समझ में भी आई हो, और ऐसे ही बच्चा प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।